नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं विकास खरबास, आरएस 2023 रैंक 23। आप देखते होंगे अपना चैनल, आप जानते होंगे हमारे बारे में। छोटा सा प्रयास है, कोई बड़ा ख्वाहिश नहीं है, कोई बड़ा हमारा ऐसा तजुर्बा नहीं है। हमारा सीधा सा है कि ठीक है, रिजल्ट आया है। काफ़ी टाइम से तो थोड़ा इन्वॉल्व थे चीज़ों में, अभी थोड़ा फ्री हुए हैं। तो मगा जितने भी टॉपर्स हैं जो मेरी तरह ही बने हैं, या यूँ कहें कि मुझसे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने अपनी परीक्षा पास की है, मुझसे ज़्यादा जिन्होंने पढ़ाई करी है, और कहीं ना कहीं जो मेरी तरह हैं, या फिर हम जो आप मुझे देख रहे हैं, फिर हमारे जितने बहन भाई हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, मुझसे चाहे सीनियर हो, मुझसे चाहे जूनियर हो, मुझसे चाहे बड़े हो, मुझसे चाहे छोटे हो, वो सब किस तरीके की परिस्थितियों में जी रहे हैं। बस एक यही दिखाने के लिए कि हम ये जो बन रहा है वो भी आपसे अलग नहीं है, वो आप जैसा ही है। बस फर्क इतना सा है कि चीजें थोड़ी उस हिसाब से उसने बनाई है, और थोड़ा सा किस्मत मान लीजिए, और एक अलग सा अनुभव है, एक अलग उनकी, जिसे बोलते हैं ना कि एक ललक होती है अपने अंदर प्रयास करने की, वो होती है। सारी बातों के उलट आज मैं आपसे मिला रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनका, मैं आप सच बताऊं आपको यकीनन कि ये वाला रिजल्ट सच में बहुत प्यारा है हमारा वाला। और कहीं ना कहीं उस इतने प्यारे रिजल्ट को एक और अच्छी चीज़ जो बनाती हैं, या इस रिजल्ट ने जो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है हमारे साथ, वो उस व्यक्ति को मैं आज आपके साथ लाया हूँ। वीडियो व्यक्तिगत रूप से सिर्फ सर के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन की रहेंगी, ज़्यादा इसमें कुछ हम पढ़ाई वगैरह की बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो सारी बातें आप कर भी चुके हैं, और सर ने खुद भी कहा था कि आप मेरा व्यक्तिगत जो भी अनुभव रहा है वो आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं आज आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाने वाला हूँ सर की तरफ। आप हैं नंद किशोर झांझड़ा जी। ब्लाइंड कैटेगरी में आपकी फर्स्ट रैंक है, और जनरल कैटेगरी से आपने 762 रैंक प्राप्त की है। अपने आप में हो सकता है कि जो कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं इनकी जगह शायद कोई और होता, वो भी रैंक फर्स्ट लाता। हमारी हमारा नज़रिया उनके प्रति भी सेम रहता, लेकिन इनके प्रति मेरा एक अलग दृष्टिकोण है, क्योंकि इनसे मैं मिला हूँ। और इनका अपने आप को यूँ कहें ना कि जो उनकी परिस्थितियाँ हैं, जो भी उनका व्यक्तित्व है, उसको उन्होंने इस तरीके से प्रेज़ेंट किया है कि हम यकीन ही नहीं कर सकते कि ये किसी परिस्थितियों से गुज़रते होंगे या गुज़र रहे होंगे। संवेदनाओं से दूर ये एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, इनकी बातें बहुत प्यारी हैं। जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रथम बार मिल रहे हैं, और इनका व्यक्तित्व इतना सुनहरा है, इतना इतना ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल है, कि वो खुद कई बार जो है ना ऐसे महसूस ही नहीं होने देते कि आप एक विशेष व्यक्ति के साथ बैठे हैं। तो सर, स्वागत है आपका एक बार। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपने आमंत्रित किया और धन्यवाद इसके लिए भी कि आपने तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी। बहुत अ, इस कंजूसी के दौर में आपने तारीफ़ की है, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके दर्शकों का भी, जो इस जाती हुई सर्दी में जाती हुई सर्दी डेंजरस होती है, उस सर्दी में 9 बजे के बाद सुन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी थोड़े सवालों को शुरू करते हैं। सर, थोड़ा-सा अपने बारे में, बचपन से अपग्रोइंग कैसी हुई है, कैसी परिस्थितियाँ रहीं, और किस प्रकार ये आरएएस वगैरह का आपने सोचा? थोड़ा माता-पिता, अपना बैकग्राउंड, एकेडमी, जितना भी आपको लगता हो कि एक जानना चाहिए व्यक्ति को आपके बारे में। हाँ, तो मेरा जन्म धारा की ढाणी पर्वतसर में हुआ, जो डीडवाना कुचामन का भी पार्ट है, पहले नागौर का हुआ करता था। बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड है, क्योंकि ढाणी शब्द पहले यूज़ कर लिया है, तो हुँ, आप हुँ। सब जानते ही हैं। बाद में वहाँ पर एक तो शुरुआत में पढ़ने और लिखने के लेवल पे चैलेंज थे, क्योंकि आप जब एक विशेष श्रेणी से हैं और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्च्यूनेटली कि हमारे देश ने, लोकतंत्र ने 77-78 साल जी लिया है। हमने आज़ादी के बाद 78 साल जी लिए हैं, लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। तो मुझे जाना पड़ा अजमेर पढ़ाई और लिखाई के लिए। अ, अजमेर में गया था 2013 में, और उससे पहले मुझे नहीं पता था कि विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि यूँ कहें कि जो देख नहीं पाते, वो नहीं प पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो उस समय एक टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ था हमारे वहाँ, जो विजुअली इम्पेयर्ड ही थे। तो उन्होंने कहा कि इसका एडमिशन मैं एक स्पेशल स्कूल में कराऊँगा, और उससे पहले कई सवाल थे मन में, और उसके बाद में मैंने ज़्यादा कोई जीवन के बारे में नहीं सोचा, और फिर जीवन निरंतर चलता रहा। 10th और 12th मैंने वहाँ से ही की। आदर्श नगर में ब्लाइंड स्कूल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास में, वहाँ से रेज़िडेंशियल स्कूल है। उसके बाद हाँ, 10th और 12th में हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही था। आप जो सामान्य जो हैं लोग, उन्हीं की तरह हमारे पेपर हुआ करते थे, कोई पेपर में डिफरेंशिएशन नहीं होता। हालाँकि ये पता नहीं क्यों मिथ है। कई लोग पढ़े-लिखे लोग भी पूछते हैं कि क्या आपका पेपर भी अलग होता है क्या? आपका पेपर में सवाल क्या अलग होते हैं क्या नॉर्मल से?
क्या आपके लिए अलग पेपर बनते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वही एज़ इट इज़ पेपर होता है, जैसा नॉर्मल का आता है और वैसा ही हमारा आता था और आज भी हमारा वैसा ही आता है। वही सिलेबस होता है जो सामान्य का होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो वहाँ से मैंने 10th और 12th की, 2017 में मैंने 12th की माफ़ी चाहूँगा 2017 में मैंने 10th की और 2019 में मैंने 12th की। और फिर मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में हम कोविड वाले बालक हैं। मेरी सेकंड ईयर कोविड में गई। हालाँकि फर्स्ट ईयर के एंड में लग गया था, तो मैं फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुआ हुआ आदमी हूँ सर देखो। और फिर मैं यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएड की। बीएड में कई चैलेंज आए, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करेंगे अपन क्योंकि वो चैलेंज जो थे उस पे बात नहीं की जाएगी। उसके बाद बीएड के बाद मैं बीएड जब किया था तभी मेरा मेंस का एग्ज़ाम हो गया था। जिसमें मेरी 762 रैंक है और अ, ब्लाइंड और लो विजन में फर्स्ट और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी भी जो भी है उसमें भी मेरी फर्स्ट है। तो उसके बाद मैं उस मेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम सीयू टीपीजी से होता है वो देके मैं वहाँ गया। पर अपना दिल वहाँ ज़्यादा लगा नहीं और फिर अपन राजस्थान आ गए। जीवन में कई स्थितियाँ होती है जब आप कुछ डिसीजन लेते हैं और लोग कहते हैं कि यार तेरा जैसा बेवकूफ़ हमने जीवन में आज तक नहीं देखा। और वही था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को छोड़ने का मेरा फैसला। और मैंने वो छोड़ी थी, अगली भर्ती 24 वाली आ गई थी उसके लिए। लेकिन उसमें भी मेरा इंटरव्यू कॉल है, लेकिन मैं उसमें अब अपीयर अपीयर नहीं नहीं होऊँगा। तो ये मेरी है हाँ, परिवार का मैं बता दूँ कि परिवार में मेरे एक बड़े ताऊ जी हैं, उसके बाद एक छोटे ताऊ जी हैं, उनके ताई जी हैं और फिर 2 उनके मेरे कज़न हैं मतलब 2 ब्रदर और मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और मेरा भाई और मैं, यानी कि टोटल अभी 9 मेंबर हैं। अभी जॉइंट फैमिली है, तो यूँ कह सकते हो कि बहुत पुराने 21वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जीने वाले लोग हैं। है। बिल्कुल सर, एक्चुअली जॉइंट फैमिली में हम भी हैं और एक अलग ही अनुभव होता है। अगर हम संयुक्त परिवार की भी बात करें तो संयुक्त परिवार को लेकर के आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं और खास करके आपकी पढ़ाई को लेकर के इस संयुक्त परिवार की अवधारणा में कैसा योगदान दिया? आप इस पे अगर कुछ कहना चाहें? जॉइंट फैमिली में जब आप जा रहते हैं तो माहौल थोड़ा-सा बहुत हल्का रहता है, कि कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। हालाँकि देखो मैं परिवार से हमेशा दूर रह के पढ़ा, क्योंकि मेरी कंडीशन अलग थी। तो मैं पहले तो स्कूलिंग के लिए जाना पड़ा और बाद में कॉलेज के लिए तो सब दूर ही रहते हैं। और मेरी जब कॉलेज हो ही रही थी तभी मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मास्टर हुआ नहीं उससे पहले ही हो गया। बीएड हुआ था। तो पर ये है कि जब आपकी फैमिली जॉइंट है तो आपके पास अ, मानसिक तनाव कम आता है। आप बिल्कुल, किसी से भी बात कर रहे हैं, आप घर पे जा रहे हैं तो मम्मी यदि ननिहाल है तो भी ताई जी है तो भी या जिनके ताई जी नहीं चाची है तो भी वही माँ वाला प्रेम मिल जाता है ना। तो वो चीज़ें बहुत, माताजी बीमार हैं तो ताई जी सारा देख रहे हैं। अब जैसे जहाँ सिंगल फैमिली है वहाँ पे यदि मम्मी बीमार हो गई तो पूरा फिर घर अस्त-व्यस्त सा हो जाता है। तो वो चैलेंज नहीं देखने को मिलते जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट बिल्कुल, फैमिली का एक अलग सुख है और जो सिंगल फैमिली वाले हैं उनका भी एक अलग सुख होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर की। अभी थोड़ी-सी जो जनरल बातें सबको जाननी होती है कि सर ये सबसे पहले आरएस का ख़्याल कैसे आया मतलब आपके? अ, आरएस का ख़्याल कैसे आया ये एक अभी तक मेरे खुद के भी समझ के बाहर का है। लेकिन थोड़ा-सा देखें कि बीएड की है तो मेरा बी प्लान ऑब्वियसली था। बी नहीं मेरा तो सी भी था हुँ, और कोई और होता तो मतलब जीवन में ऐसा कुछ नहीं था कि आरएस नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। जीवन में एक ये था कि कुछ अच्छा करना है। और उसी दरमियान 11वीं-12वीं की 11वीं-12वीं में मतलब जैसे मैं अ, 11वीं-12वीं में मैं थोड़ा-सा अजीब टाइप का स्टूडेंट था। हालाँकि मैं पढ़ने में इस तरह से ठीक था कि मैं कम टाइम में चीज़ें कर लेता था, लेकिन मैं पढ़ाकू किस्म का नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ने में अच्छा माना जाता था, लेकिन पढ़ता बहुत कम टाइम था। लेकिन 11वीं-12वीं में एक मेरा दोस्त हुआ करता था, तो उस टाइम हम डिसाइड कर रहे थे तो कि चलो कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तब डीयू में एडमिशन हो रहा था। लेकिन वहाँ भी नहीं गए। तो तब भी एक बार लोगों ने कहा था कि यार तुम दोनों जैसा बेवकूफ हमने नहीं देखे। फिर सेकंड ईयर के आस-पास आते हुए मैंने सोचा कि तैयारी करनी है तो आरएस की कर लेते हैं। उससे पहले ये भी था 12th में ये भी सोचते थे कि यार लो कर लेते हैं। लेकिन हुँ, वो हुँ। नहीं हुई, जहाँ जर्नी को ले जाना होता है वहीं लेके आती है। तो फिर सेकंड ईयर में इसकी तैयारी स्टार्ट की और फिर चलते-चलते बस हो गया और उसी दरमियान मैं जब मेंस दे रहा था तभी मैंने बीएड किया था।
बस हो गया। पर ये था कि मैं मेंस, यदि मेरा मेंस वो नहीं होता, तो मैं ये मेंस नहीं देता। भले ही मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसलिए छोड़ के आया था कि दूसरी आरएएस की भर्ती आ गई है, लेकिन वो मेंस नहीं होता, तो मैं वापस मेंस नहीं देता। मेरा ये ज़रूर था कि मैं इस प्रयास में सफल कितना भी हूँ, लेकिन कुछ भी सफलता मेरे को इसमें नहीं मिलती है, तो मैं ये जर्नी छोड़ूँगा। भले ही मेरे को कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बनूँ, चाहे इंटरव्यू दूँ, वहाँ तक यदि मैं नहीं पहुँचा, तो मैं आरएएस नहीं करूँगा। इतना ज़रूर था। बिल्कुल। अब सर एक और छोटा-सा सवाल कि रिज़ल्ट के बाद की जो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स थी, उसमें आपका क्या रिएक्शन रहा? आप कहाँ थे? रिज़ल्ट किसने देखा? कैसा लगा घरवालों से बात करना ये सब? रिजल्ट के टाइम मैं घर था और आपको ये सबको ही पता है कि 14 को आना था। 14 को मैं बिल्कुल, जयपुर था, 15 को मैं घर चला गया था और रिजल्ट आ गया था, ये मेरे को सबसे पहले पता था चला था। घर पे बैठे थे, ताऊ जी थे, पापा थे, मेरा रियल ब्रदर था, दोनों कज़न थे और मम्मी और ताई जी अंदर थी। मतलब वही रसोई का काम जो जिस टाइम आया था रिजल्ट, 8-1 बिल्कुल, बजे शाम उसके हाँ, तो रिजल्ट आया तो मैं मेरे गाँव में जियो की ये स्थिति कि वहाँ जब तक बाहर नहीं आओ नेटवर्क नहीं आता। हाँ, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बाहर आना पड़ा। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके मेरा एक कज़िन है सुभाष, उसको दी, तो उसने कहा कि 762। तो 762 पे इतना श्योर था कि अच्छी सर्विस मिलेगी। अ, ये नहीं था कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कोई ऊपर हो तो आप प्रॉपर बनोगे या नहीं बनोगे, तो ये बात थी। तो फिर एक एसीएम लगे हुए हैं, असिस्टेंट कलेक्टर टोंक, तो उनका फ़ोन आया, तो पिछली बैच के ही हैं, देवेंद्र जी चौहान। तो कहा कि नंदकिशोर क्या रहा? तो मैंने कहा सर भैया 762 है कि मेरे को पीडब्ल्यूडी का भी पता नहीं है, मेरे को ये कन्फर्म कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम रोल नंबर बताओ, मैं कन्फर्मेशन करा के बताता हूँ। तो उसको उन्होंने 5-7 मिनट में वापस फ़ोन किया कि कोई ऊपर तुमसे नहीं है पीडब्ल्यूडी का और तुम प्रॉपर हो, अब हमारी जगह सँभालो। मैंने कहा भैया सँभालनी तो आपको भी है और हमें भी है, आप कहाँ ये नहीं जा रहे हो। तो रिएक्शन की बात करूँ तो उस टाइम जिनके भी एक मेरा दोस्त है नानक, उसको मैंने कॉल करके बताया कि भाई देखिए ये स्थिति है और हो गया। तो उसने कहा कि चलो तुम बात करो और कॉल आ रहे होंगे। तो जिनके भी आए उनको रिस्पॉन्ड किया और ऐसा कुछ ऐसा अननेचुरल नहीं हुआ। ये ज़रूर था कि रिज़ल्ट आ गया तो एक शांति थी, थोड़ा-सा हल्कापन था कि यार पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस ये शांति थी। हाँ, थोड़ा-सा ये था कि थोड़ा-सा मेरा साँस हल्का-सा फूल रहा, हल्का, बिल्कुल हाँ, हल्का-सा कि बिल्कुल। मतलब वो होती है कि थोड़ा-सा अंदर से और कुछ आ रहा था कि बस हाँ, चिल्लाएँ बस एक तरह से। चिल्लाया तो नहीं था, पर हाँ, ऐसा था कि थोड़ा-सा साँस फूला, तो पता नहीं वो कॉल पे बात करने से था या उसके कारण था, मुझे नहीं पता और मुझे महसूस भी नहीं हुआ। ताई जी वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि पानी पी ले। बस उन्होंने तो फिर बिल्कुल और सर। ऐसा नेचुरल माहौल था, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए, बहुत सारे वेल विशर्स के फ़ोन आए। इवन दो मेरे हाई कोर्ट में लॉयर है, तो उनका भी फ़ोन आएगा कि क्या रहा तुम्हारा? मैंने कहा सर हो गया। उन्होंने मेरी कोई 24 वाली भर्ती में कोई मदद की थी, तो मैंने कहा देखो आपकी मेहनत हो गई है बेकार है ना। तो कहा कि मेरे को यही चाहिए थी कि ना तो तेरा और करना पड़ता मेरे को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर। होता क्या है कि हम भी जैसे मेरे को पूछे तो मैं ये कहूँ कि भाई खुशी सबसे बड़ी यही चीज़ कि और नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ। भाई नया इकोनॉमी सर्वे आएगा, नया बजट आएगा, नई जनसंख्या आएगी, नई पशुगणना आएगी, नए मिनरल्स के डेटा आएँगे, वनस्पति के डेटा आएँगे, वो सब नहीं हाँ, पढ़ना सारी पड़ेगा। चीज़ें आती हैं, करंट पढ़ना पड़ता है और फिर यूँ लगता है कि जीवन में क्या पढ़ने के लिए ही पढ़ें क्या, और भी तो काम है करने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपके पूरे जीवन में मतलब ये चीज़ें कभी इस तरीके से नहीं रही कि आपको परेशानियाँ महसूस हुई कुछ मामलों में? और अगर हुई तो आपने उनको किस तरीके से कवर किया? देखो जब मैं पहले ब्लाइंड स्कूल नहीं गया था, उससे पहले मेरे को लगता था कि एक प्रॉब्लम है और बाद में जब वहाँ हम सब विज़ुअली इम्पेयर्ड थे, तो और हमसे पहले बहुत लोगों ने सक्सेस प्राप्त कर ली थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन लोगों ने किए और उनके ज़माना हमसे ब डिफरेंट था। यदि किसी ने 2000 के दौर में ये सिविल सेवा परीक्षा इस चैलेंज के साथ पास की है और आज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो वो एक था कि इन्होंने किया तो और वो भी ये कहा करते थे कि यार करो तुम। तो फिर वो चीज़ें लगते हुए नहीं लगता था कि एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे संस्कृत के टीचर थे 11th-12th में, वो रिटायर हो गए थे। बाद में मेरे को वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे घर पे पढ़ाया। उन्होंने 80s के दौर में आरपीएससी में
टॉप 5 में आए थे, 5वीं रैंक थी उनकी आरपीएससी में। और कॉलेज एजुकेशन वाली जो भर्ती होती है, प्रोफेसर। हाँ, कॉलेज सॉरी, स्कूल एजुकेशन वाली जो अच्छा, लेक्चरशिप लेक्चरर। के लिए, उसमें। और दैट टाइम, उस टाइम पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला रिजर्वेशन नहीं होता था, तो वो जनरल कैटेगरी से थे। क्या तो बात। वो टॉप 5 में, मतलब 5वीं रैंक थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ हमारे पास प्रेरणाएँ ऐसी थी कि जिनके सामने हमारे को मतलब लगता था कि इन्होंने ये किया तो हमें भी कुछ करना है। और उसी दरमियान कुछ रिजल्ट यूपीएससी में बहुत अच्छे आए। प्रांजल पाटिल मैम की 120 रैंक थी ऑल इंडिया, जब हम 11वीं 12वीं में थे, तो बहुत सारी प्रेरणाएँ हो चुकी थी उस समय तक हमारे वाले टाइम में। तो फिर ज़्यादा नहीं लगा। बाकी कभी-कभी लगता है, सोसाइटी में लगता है, खास तौर पे पढ़ाई करते टाइम नहीं लगता, लेकिन सोसाइटी में ज़रूर ऐसा लगता है कि ये चैलेंज है। बिल्कुल। तो ओटीएस में जल्दी मुलाकात होगी आपसे। हाँ, ओटीएस क्या में जाएँ। अनुभव समझते हो आप ओटीएस को लेकर, कितने आप एक्साइटेड हो? मैं अभी तो कोई खास एक्साइटेड नहीं हूँ, मेरे को बस इतना सा है कि तनख्वाह आने लग जाए। ओटीएस में जाएँगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, ये है। और ये तो देखो, तनख्वाह वाली तो बात एक मज़ाक की बात है, नो मज़ाक की डाउट, बात है। नो डाउट। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भई तनख्वाह के लिए ही तो करा है ना? हुँ, लेकिन ओटीएस में नए दोस्तों से मिलने को लेकर मैं उत्सुक हूँ कि नए लोग आएँगे, नए दोस्त बनेंगे, नए जो राजस्थान के टॉप मोस्ट जो क्रीम हैं, राजस्थान के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। हाँ, मुझे वैसा कोई चाव नहीं है कि ऑफ़िसर वाला, बिल्कुल। वो बिल्कुल भी मेरे को नहीं है कि ऑफ़िसर बन गए हैं। हाँ, ओटीएस में नए लोगों से मिलने का ज़रूर एक वो मेरे को है कि उत्साह है कि अच्छे लोगों से मिलेंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ। वो एक व्यक्तिगत ही है, लेकिन थोड़ा-सा सवाल कि आगे प्रशासन में आपकी सबसे पहली वरीयताएँ क्या समझते हैं आप? मतलब प्रशासन में वरीयताएँ तो अभी तो जाके देखो, फ़ील्ड पोस्टिंग देंगे, एसईएम या एसडीएम लगाएँगे, तो वहाँ के पहले तो सबसे पहले उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। दूसरी बात है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव को रखना एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हमारा भी एक परसेप्शन है, हम भी इस तरह से करते हैं, या हमारा भी ये सोचना है। वहाँ के स्टाफ के साथ फ्रेंडली होना, और क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो हम हैं, वो बने ही रहनी चाहिए कि एक हम नए-नए जा रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको समझना। और अ, यदि मैं काम के क्षेत्र में देखूँ कि मैं कौन से क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, तो आपको जानकर थोड़ा-सा आश्चर्य हो सकता है, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बात बनाई हुई बात कह रहा है। लेकिन मैं यदि कभी काम कर पाया तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर्स, जो कि हमारे दुर्भाग्य से अ, हम उनको एक केवल वो हमसे सेक्स में डिफरेंट है, या तो मेल नहीं है या फीमेल नहीं है, उस कारण से हम उन्हें हमारा समाज का पार्ट भी नहीं मानते हैं। तो मैं उस क्षेत्र में थोड़ा-सा पहले काम करना चाहूँगा, देन ऑब्वियसली सेकंड हमारा जो क्षेत्र है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, फीमेल्स और अदर वल्नरेबल सेक्शंस, उन पे काम किया जा सकता है, तो वहाँ करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो एसडीएम का काम, जो लैंड रेवेन्यू का और ज़मानतें देना वो है, वो बिल्कुल, तो करना ही है। बिल्कुल काफ़ी प्रेरणा स्रोत है सर हमारे लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार जो है हम ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलाते रहें, नो डाउट। क्योंकि देखो कहीं न कहीं सर बात वो है कि पढ़ाई सभी करते हैं, वो परेशान भी सभी होते हैं। आप जैसे ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चे कई बार पूछते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं, अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे लड़ें, उन सारी चीज़ों पर सीधा-सा बिना कुछ कहे एक एक व्यक्ति का चेहरा है, और वो चेहरा है हमारे लिए नंदकिशोर जी। सर इसी बात को मैं जोड़ूँ तो आजकल जो हम जनरली देखते हैं बच्चे काफ़ी समस्या महसूस करते हैं, ख़ास करके जो मानसिक तनाव और जो भी सारी बातें हैं, ख़ास करके अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपने अंदर द्वंद चल रहे हैं, उनको लेकर के। तो उनमें आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं? मानसिक तनाव सबको होता है, और वही बात है कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। कोई हुँ, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल हुआ और उसको मानसिक तनाव नहीं हुआ हो। और सबसे बड़ा मेरे को जो कारण मानसिक तनाव का लगता है, वो ओवरथिंकिंग। हम कभी-कभी वो सोच लेते हैं जो कभी होना भी नहीं हो। कभी-कभी क्या, मोस्टली वही सोचते हैं जो कभी होना ही नहीं हो। ऐसा हुँ, बहुत सारा अज़्यूम करके चल लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस होना, कुछ चीज़ें होनी है जो हो जाएगी। क्या हो जाता? आज ये मान लो कि अपना ये पेपर पास नहीं होता तो क्या हो जाता? बिल्कुल, क्या ऐसा हो तो जाता? अपने पास क्या था जो अपन क्या खो खो देते। दिए। बस ठीक है, ये दुनिया में पाने के लिए बहुत कुछ है, वो पा सकते हो। जो है वो तो खो नहीं रहा है।
तो ओवरथिंक ना करें ज़्यादा और सकारात्मक दोस्तों के साथ रहें। जिनकी फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग है, वो फैमिली के साथ भी अपना समय बिता सकते हैं। फैमिली से ज़्यादा प्रेम ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेम जब हो जाता है तो फिर वो प्यार में मतलब कि आज वहाँ जाना दूर नहीं रहने देते दूर आपको। नहीं रहने देते हैं, आप फिर जयपुर आके नहीं रह पढ़ नहीं पाओगे। घर पे भी हो तो फिर मतलब वही मम्मी के साथ में 2 घंटे गप्पे मारना, पापा के साथ में गप्पे मारना, फिर वो पॉलिटिक्स की चर्चाएँ वहाँ चल रही हैं तो सारे सीएम एंड पीएम हम ही बना देते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी जो जातियाँ हैं, हुँ, आप भी किसी जाति से बिलॉन्ग करते बिल्कुल। होंगे, मैं भी किसी से करता हूँ, अभी नवनीत सर आए थे, वो भी किसी से करते हैं, तो हमारी जाति का ठेका ले लेते हैं फिर, बिल्कुल। कि सारे जाति का कल्याण हम ही करते रहते हैं। तो वैसी चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहें और अपनी मेहनत करें और अपने सकारात्मक फ्रेंड सर्कल रखें जो कि मतलब अ, आप जब डिमोटिवेट हो, तब आपको कहे हाँ, तब थोड़ा-सा मोटिवेट कर दें और जब आप मतलब हवा में उड़ रहे हो, तो तो थोड़ा थोड़े से पंख भी काटें। ना तो क्या होता है कि हवा में क्या होता है कि ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं कभी तो ये लग हुँ, और उस चक्कर में भी कभी-कभी हमारी पढ़ाई नहीं होती है। कि खुद को क्या कि खुद को प्रधानमंत्री की एडवाइजरी कमेटी में बैठे हैं, उनके उनसे थोड़ा ही नीचे मानते हैं फिर। तो फिर पढ़ते तो है नहीं और सारी वो ओवर मोटिवेट के कर लेंगे। उन चीज़ों से भी थोड़ा-सा दूर रखें और मोटिवेट भी करता रहें। सर एक सवाल और था कि पढ़ाई के अलावा आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, जो आप पढ़ाई के दौरान किया करते थे? पढ़ाई के बाद मैं देखो मेंस के टाइम में एक अलग था, प्रीलिम्स में मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था। इंटरव्यू का मेरे को कभी टेंशन था नहीं और मेंस के में मैं बहुत पढ़ा था। मतलब बहुत पढ़ने का मतलब बहुत काफ़ी पढ़ा था। उस टाइम तो मैं 2 ही काम करता था। अम, थोड़े से मतलब पढ़ता था और मैं चाय पीता था। मैं यदि कोई कहे कि मेरे को चाय की थड़ी पे बैठे हुए लोगों ने बहुत देखा होगा, तो मैंने बहुत चाय पी है। तो मैं यदि फ्री होता था तो मैं चाय पीता था, पढ़ता था और सोने के अलावा मेरे उस टाइम तो कोई काम नहीं था। बाकी हर टाइम मेरी प्रायोरिटीज़ बदलती रही है। एक ज़माना था जब मैं इतनी कमेंट्री सुनता था कि टीचर्स को मैं हमेशा ही जब मैच होता था, तो मैं बीमार ही होता था। तो बीमारी का बहाना बना के कि सर आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरा सर दुख रहा है, मेरा कुछ नहीं दुखता था, मैं कमेंट्री सुनता था। उसमें होता क्या था कि आपकी तरह मेरे को टीवी तो देखना नहीं था, मेरे को तो रेडियो सुनना होता था। हुँ, तो ली रज़ाई उसके अंदर से कान के पास में लगा लिया हुआ और फिर उसके बाद मैं जब ब्लाइंड स्कूल गया तो वहाँ पे क्रिकेट खेलने का शौक लगा क्योंकि मैं नॉर्मल के साथ खेल नहीं सकता था। वहाँ पे क्रिकेट भी खेला और अच्छे से वहाँ एन्जॉय किया और बाद में अभी के टाइम में देखो तो अभी मेरे को कहानियाँ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बस यही चल रहा है। और तो पहले मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, अब मैं काफ़ी चीज़ें देख एक्सप्लोर करता था। तो मैं जहाँ-जहाँ मैंने समय खराब किया है, वो मैं बता सकता हूँ कि तू पॉलिटिक्स वाली चीज़ें बहुत टाइम खराब करती है। तो इसमें डिस्कशन हो तो पूरी नाइट बीत जाती थी दोस्तों हुँ, में। तो उन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाकी तो देखो मस्ती ज़िंदा रहनी चाहिए ना, पर पेपर के टाइम जब मान लो कि अभी भर्ती आ रही है, तो अभी डेढ़ 1 साल मतलब यूँ सब बिल्कुल, चीज़ें छोड़-छाड़ के अर्जुन की तरह बस हाँ, तपस्या वही करने बैठ होना जाए। चाहिए क्योंकि मेहनत यदि आप मान लो ग्रेजुएशन में की है हुँ, और अब इस साल में नहीं करोगे, मान लो पूरी बिल्कुल, 3 साल ग्रेजुएशन में की है, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ और फिर आप ये एग्ज़ाम वाले टाइम 1 साल नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आप जिसने ग्रेजुएशन में नहीं किया उससे भी पिछड़ जाओगे आप। क्योंकि मेहनत ही उस टाइम काम आती है जब टाइम पे करते हैं, है ना? बिल्कुल। सर एक छोटा-सा और कहीं न कहीं आखिरी सवाल है हमारा। हाँ। आपकी खुद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी जो आपको आज वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में अपनी कैटेगरी में प्रथम रैंक जिसने आपको दिलाई? एक ऐसी चीज़ जिसको आप बताना चाहें? सबसे पहले मेरी जो स्ट्रेंथ थी, मैं बहुत अच्छे से सुनता था लोगों को बिल्कुल, और कई-कई जगह मेरे को बात लग जाती थी। एक तो मैं 9वीं या 10वीं में था शायद याद कर पा रहा हूँ तो मैं दिल्ली गया था और कोई कॉम्पिटिशन के संबंध में गया था, स्कूल वाले ले जाते थे। तो उस टाइम सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में और रिस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट में। ही इज़ आल्सो विजुअली इम्पेयर्ड तो उन्होंने कहा था कि तुम ये चाहते हो कि ये चीज़ें दुनिया तुम्हारी अवॉइड कर दे, तो गलती से ये सोच मत लेना ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी डिसेबिलिटी। इसके लिए तुम्हें मेहनत ही करनी होगी। तो तब से उन्होंने ये कहा था कि इवन दो सफलता के बाद भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी।
तो तब से मैंने ये सोचा था कि मेहनत करनी है और मेरी एक जिद सी होती थी। मतलब एक मेरी जिद जिसके मेरे को जो करना है ना, वो करता था मैं। जैसे मेंस के टाइम मेरे को पढ़ना था, तो मैं पढ़ा ही पढ़ा। उस टाइम मेरे को मेरी हेल्थ का भी पता नहीं था इवन तो मैं एक जो बुकेपेट वाली कैप्सूल है वो यूज़ करता था क्योंकि डीएसआर, हम मतलब वो जो गैस्ट्रिक होता है क्योंकि मैं डीएसआर जो है। हाँ, क्योंकि मैं चाय का बता ही रहा हूँ और चाय का मैं ज़्यादा पी रहा था उस टाइम और फिर बैठे रहना होता था। तो वो जिद वाली बात थी कि मेंस के टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है। उस टाइम मैं पढ़ रहा था, प्रीलिम्स में कोई ख़ास पढ़ा नहीं था, मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा। उस टाइम वो भी था कि प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। वो भी एक जिद थी, नेगेटिव थी वो, पर थी। और मतलब और एक ये हमेशा जिद थी मेरी कि कुछ अच्छा करना है। मैं यहाँ सफल नहीं होता तो कहीं और अच्छा करता। ये जिद थी कि अच्छा करना है बस। ये तो हमेशा अपनी एक वो रखो कि कुछ अच्छा करना है, अपनी एक जिद रखो। जिद का मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव अर्थ में कहीं रखनी है। तो अपनी भी एक वो जिद होनी चाहिए, अपना एक स्वाभिमान होना चाहिए कि यहाँ तक तो पहुँचना है या कुछ अच्छा करना है। यहाँ तक वहाँ पहुँचे, ना पहुँचे, लक्ष्य प्राप्त हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लक्ष्य कई लोगों को नहीं मिले, बाद में उन्होंने जाके और दूसरी फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर दिया। तो बस बिल्कुल। जो करना है उसके लिए एक अपने जुनून होना चाहिए, एक स्वाभिमान होना चाहिए कि इतना तो मेरे को कुछ अच्छा करना है। अभी सर आगे 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जैसे हम देख रहे हैं, पीएसआई तो है ही, हाँ, आरएएस का काफ़ी चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं। तो ये जो 5-6 महीने के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, इनके बारे में आप युवाओं को कुछ एक छोटा-सा संदेश जो देना चाहें? हाँ, तो युवा तो मतलब मेरे जैसे ही भाई-बहन हैं, वही पेपर दे रहे हैं अभी। तो बिल्कुल, उनके लिए मेरा जो है सजेशन, वो सबसे बड़ा अब सजेशन है कि अ, ज़्यादा गुरु ज्ञान ना लें हम। जो आज दिन तक ले लिया है, उसके भरोसे अब रिवीजन करके जाएँ। क्योंकि अब कहीं आप यदि कोई भी चीज़ें कहीं से ढूँढने जाओगे, तो वहाँ पे कुछ नहीं होना जाना है। अब ज़्यादा इधर-उधर ना डोलें और ये जैसे एसआई का क्या है कि कितनी 4 या 5 अप्रैल को है ना? हाँ सर, अप्रैल में है ये। अप्रैल में तो 2 महीने बचे हैं। तो अब उनके पास रिवीजन के अलावा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, और अब कोई किसी से पूछोगे स्ट्रैटेजी, तो आप शायद अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, अब केवल रिवीजन होते हैं। मार्केट में बहुत लोग आएँगे जो 10 दिन की भी स्ट्रैटेजी बताएँगे और लास्ट दिन की भी स्ट्रैटेजी बताएँगे। इतना तो खुद को ही पता होना चाहिए कि मेरी 10 दिन की, मेरी 50 दिन की, मेरी 40 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब तो 60-70 दिन बचे हैं तो आप रिवीजन करो और खूब अच्छे से रिवीजन करो। भटकाव की चीज़ों में मत आओ, ऐसे वीडियो भी मत देखो कि 10 दिन की स्ट्रैटेजी। 10 दिन की स्ट्रैटेजी, 1 दिन की स्ट्रैटेजी ये भी बनाने लग जाएँगे तो आपको थाने सँभालने आगे फिर कौन स्ट्रैटेजी बना के देगा? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें कही हैं सर ने, उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा और अभी जो है अभी मिलते हैं सर अगली बार इसी प्रकार वापस या तो सर या सर ही की तो समान अन्य जो प्रेरणा स्रोत हमारे इस बार सिलेक्शन हुए हैं काफ़ी लोगों के, उन सभी से आपको मैं मुलाकात करवाऊँगा। जुड़े रहिए, धन्यवाद आप सभी का। सर, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए और विकास खरवा सर आपका बुलाने के लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नवनीत सर का मेरे को यहाँ तक वी लाने के लिए। और वीडियो शूट करने के के लिए लिए नाम बताइए उनका है भैया का? अच्छा, नवनीत अच्छा नवनीत सर ही नवनीत है। सर ही वीडियो हाँ, शूट हाँ। कर रहे हैं तो नवनीत सर को वीडियो शूट करने के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार।